तो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं रतन संगानी आपका हमारे चैनल सिंपल इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो जो आज का ये हमारा वीडियो होने वाला है, ये बहुत खास वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको रियल एस्टेट के बारे में बताएंगे। अब तक तो हम बेसिकली शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहे थे और थोड़ा पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात कर रहे थे। सो पर्सनल फाइनेंस से लगता जुलता एक मिला हुआ एक टॉपिक के बारे में बात करने वाला है जो वो है रियल एस्टेट। ठीक है, सो जो हमारा वीडियो होने वाला है उसमें हम कुछ सवालों के जवाब देंगे कि अगर आप देखोगे कि यूट्यूब पे इतने सारे रियल एस्टेट के जो चैनल है मीन्स उसमें बहुत सारे मिलियनर रहते हैं, बोलते हैं रियल एस्टेट में इतना पैसा कमा के दिया, इतना कमा के दिया। तो बेसिकली इंडिया के बाहर के कंट्री के होते हैं। तो क्या इंडिया में ऐसा करना पॉसिबल है? ठीक है, तो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक है कि जैसे अभी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बराबर है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, अभी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये था दूसरा सवाल। तो तीसरा सवाल है वो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अभी जो हालात है रियल एस्टेट का वो ऐसा क्यों है। ठीक है, तो जो पहले जो टॉपिक थे कि क्या इंडिया में कोई मिलियनर बन सकता है, आप अमीर बन सकते हो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके, और दूसरा टॉपिक है जो मैंने बताया कि मीन्स आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक वो सबसे पहले चालू करेंगे और इसको हम एकदम स्टोरी की तरह बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से नीचे जाके उस रेड कलर के बटन दबा दीजिए और उसके बाद जो घंटा आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही आगे बहुत सारे पर्सनल फाइनेंस के, स्टॉक मार्केट के, रियल एस्टेट के ये सब वीडियो लाने वाले हैं। अलग अलग केस स्टडी लाने वाले आपके सामने, अलग अलग सेक्टर की केस स्टडी की भाई ऐसी कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, फिर स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन, आगे शेयर मार्केट में क्या होगा, रियल एस्टेट में क्या होगा, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, ये सब के बारे में हम वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, और पर्सनल फाइनेंस भी आपको सिखाएंगे ताकि आप खुद के पर्सनल फाइनेंस के एडवाइजर बन सको। ठीक है, आपको किसी और के पास सलाह लेने जाने की जरूरत ना पड़े। सो चालू करते हैं हम इस वीडियो को। तो जो बात चालू होती है वो चालू होती है 2003-4 से। जब 2003 या 4 था तब जो हमारा जीडीपी था वो तकरीबन हर साल 10% के हिसाब से बढ़ रहा था। यानी समझ जाइए आज जीडीपी मेरा 100 रुपये है एग्जाम्पल के लिए, तो अगले साल 110 हो जाएगा, उसके अगले साल फिर 121 रुपये हो जाएगा और ऐसे बढ़ता जा रहा था। मीन्स हमारा जीडीपी एकदम 9 से 10% के हिसाब से बहुत ज्यादा तेज बढ़ रहा था और हर एक सेक्टर बढ़ रहे थे, हर एक सेक्टर में बहुत ग्रोथ हो रहा था और सब लोग पैसा कमा रहे थे बेसिकली। सो रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स ने, बेसिकली रियल एस्टेट मुगल्स जो बोलते हैं इनको, मीन्स रियल एस्टेट में इन्वेस्टर लोग रहते हैं जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बनाते हैं वो सब, उन्होंने सोचा कि जब सब पैसा कमा रहे हैं तो हम लोग क्यों पीछे रहे, हम भी पैसा कमाते हैं। तो तब 2003 में 4 में उन्होंने अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चालू किए। ठीक है, तो जो उनके प्रोजेक्ट थे जैसे मीन्स वो लाखों के नहीं थे, मीन्स एक बिल्डिंग बनाई 50 लाख की, 10 लाख की, ऐसा कुछ नहीं था। उनका प्रोजेक्ट मीन्स करोड़ों में था और वो भी 2003-4 में करोड़ों का प्रोजेक्ट था, वो भी मीन्स 100 करोड़, मीन्स इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने चालू कर दिए। ठीक है, तो क्योंकि मीन्स उनको एक साथ बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था और तभी जो अपना रियल एस्टेट सेक्टर था वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तभी जो चीजों के प्राइस बढ़ रहे थे, घर के प्राइस बढ़ रहे थे। ठीक है, तो वो लोग ने बैंक से उधार लेके ये सब काम चालू कर दिए, उन्होंने करोड़ों के प्रोजेक्ट चालू कर दिए। और फिर 2008 में जैसा आप सबको पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि बेसिकली रियल एस्टेट की वजह से आया था, जो अमेरिका में आया था। ठीक है, तो पूरी दुनिया को उसका कहर झेलना पड़ा, लेकिन इंडिया में उसका थोड़ा कम असर हुआ। ठीक है, तो इस वजह से फिर भी जो रियल एस्टेट ने प्रोजेक्ट बनाया था वो टिका रहा, मीन्स इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। लेकिन अगर आप सोचोगे कि रियल एस्टेट में मैं पैसा आता कहाँ से, समझ जाए अगर मैंने घर खरीदा आज, तो मैं उस घर को कल या परसों तो नहीं बेचूंगा, मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा संभाल के रखो, जब तक वो बिके नहीं, मीन्स तुरंत उसकी प्राइस तो नहीं बढ़ने वाली, मुझे कुछ सालों तक संभाल के रखना पड़ेगा, फिर उसका प्राइस बढ़ेगा। सो मैं चाहता हूँ कि जितने साल में उसको संभालूं उसमें मेरे को भाड़ा मिलता रहे, रेंट मिलता रहे। ठीक है, ठीक है। सो 2008 में अगर आप कोई भी घर खरीदते हो तो पूरे इंडिया में उसका एवरेज रेंट 6% था, घर की वैल्यू का 6% आपको रेंट मिलेगा। यानी समझ जाइए आपका घर 100 रुपए का है तो आपको रेंट 6 रुपया मिलेगा। अगर आपका घर 200 रुपए का है तो आपको रेंट 12 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन चल रही थी। और अगर आप देखोगे कि 6%, हाँ ठीक है चल बराबर है, क्योंकि 6% हमें रेंट भी मिल रहे हैं और जो घर की कीमत है वो भी बढ़ती जा रही है और कुछ सालों में वो बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो तभी के लिए 6% एक अच्छा रेंट था। सो लोगों ने सोचा कि हाँ भाई घर तो हम खरीदने वाले हैं, और इन्वेस्टर लोग ने भी सोचा, घर बनाने वाले लोग ने भी सोचा कि हाँ 6% इतना रेंट चल रहा है, ऐसा सब चल रहे हैं, तो घर तो लोग खरीदने वाले हैं। और बनाते ये लोग बनाते गए। ये लोग ना जो अपना 2003-4 में प्रोजेक्ट चालू किया था
वो चालू रहता गया, उसमें पैसा डालते गए, बैंक से उधार लेते गए, पैसा डालते गए। लेकिन जब तक 2015 आ गया, तो जो मैंने रेंट की बात की, रेंट का परसेंटेज, यानी जो 2008 में 6% था, यानी आपको घर के रेंट 6% मिलता था, लेकिन 2015 में वो रेंट 2% हो गया। यानी जो रेंट था वो 3 गुना कम हो गया। रेंट था मीन्स पहले 6% है, यानी घर की कीमत का 6% मिलता था, अभी घर की कीमत का 2% मिलता था। यानी अगर आपने अभी 100 रुपया घर खरीदा, तो उस पर आपको सिर्फ 2 रुपये का भाड़ा मिलेगा हर साल। तो जो है कि ये बात थी वो बहुत खतरनाक थी। और अभी भी देखोगे तो आप कोई भी घर, आपके बाजू में कोई भी खरीदोगे, उसका रेंट निकालोगे, तो बेसिकली 2 से 3 के बीच में मिलेगा, 2 से 3% के आसपास ही मिलेगा। ठीक है, तो अभी 2 से 3% बहुत कम हो जाते हैं कि हाँ भाई घर की कीमत बढ़ रही है, लेकिन 2% तो बहुत ही कम हो गया। बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? 20% बढ़ेगी घर की कीमत, 30% बढ़ेगी, 50% बढ़ेगी, लेकिन फिर भी 2% क्या है, ये बहुत कम है। ठीक है, और जो बिल्डर्स लोग थे जो ये घर बना रहे थे, उनको भी बेसिकली बैंक से लोन लिया था उन्होंने, बैंक से लोन लेके बना रहे थे। ठीक है, तो बैंक से लोन का इंटरेस्ट भी 10% के आसपास रहेगा, तो बैंक के लोन का इंटरेस्ट भी 10% के आसपास रहेगा। और अगर समझ जाए उन्होंने घर बना भी दिया और उसके बाद उन्होंने घर को भाड़े पे चढ़ा दिया, तो सिर्फ हर साल का 2% मिलेगा। तो 2% पाके और 10% कैसे चुकाएंगे? ना मैं चुका सकता हूँ, कोई भी नहीं चुका सकता, उनको अपना खुद के जेब से पैसा डालना पड़ेगा। सो इसीलिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हाहाकार मच गया, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। और जो बिल्डर लोग थे तो लोग 2% का भाड़ा मिलेगा उनको, तो 10% का इंटरेस्ट क्यों दें हम लोग? उन्होंने कुछ की बिल्डिंग आधी छोड़ दी, क्योंकि हाँ बेसिकली बात तो यही है कि क्या एक मिडिल क्लास परिवार 2 BHK का घर 1 करोड़ में खरीदेगा? बिल्कुल नहीं खरीदेगा। 1 करोड़ कितनी बड़ी कीमत होती है, सही है कि नहीं? तो बैंक ने ये सोचा कि अभी ये घर को खरीदने वाला नहीं है, और ये लोग जो मेरा इंटरेस्ट है 10% का वो भी दे नहीं पाएंगे, क्योंकि 2% का भाड़ा मिल रहा है वो लोग को। सो अभी अगर मैं इनको पैसा उधार देता हूँ, मैं यानी बैंक, अगर इन बिल्डर्स को घर बनाने के लिए पैसा उधार देता हूँ, तो मेरा पैसा तो गया ना, लोग दे नहीं पाने वाले हैं। और अगर पैसा नहीं दे पाए वो लोग, तो बिल्डिंग वो लोग मेरे को दे देंगे, और बिल्डिंग को तो कोई खरीद नहीं रहा है भाई, कितना महंगा है बिल्डिंग, करोड़ों का बिल्डिंग है। एक 2 BHK का फ्लैट 1 करोड़ का है, तो लोग कैसे खरीदेंगे? ठीक है, तो बैंक के दिमाग में एक ख्याल है, और उसके वजह से बैंक ने जो बिल्डर्स थे उनको उधार देना बंद कर दिया। बंद तो नहीं कर दिया, यानी कम कर दिया, और बिल्डर्स को लोन मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। और कोई कोई बैंक दे रही थी, लेकिन वो भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा दे रही थी। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे है। फिर अगर आप सोचोगे कि हाँ भाई कि भाड़ा तो कम था, लेकिन घर को बेच तो सकते थे प्राइस कम करके। हाँ ये एक सॉल्यूशन था, प्राइस को कम कर सकते थे। लेकिन अगर आप प्राइस को कम करोगे, अगर समझ जाए बिल्डिंग बना रहे हो और बिल्डिंग के प्राइस को आपने कम कर दिया, तो आप बिल्डिंग को गिरवी रख के बैंक से पैसे दे रहे हो ना, कि हाँ भाई बिल्डिंग बनेगी, और अगर मैं पैसा नहीं दे पाया तो बिल्डिंग का कुछ हिस्सा आप रख देना है, फिर पूरी बिल्डिंग पे आप कब्जा कर देना। ठीक है, तो बैंक को आप ऐसे बोल रहे हो। तो अगर आपने बिल्डिंग का प्राइस कम कर दिया, तो उसके सामने जो पैसा मिलने वाला है बैंक से, वो भी तो कम हो जाएगा। इसका ऐसे समझ जाए, आपके पास सोना है, आप 5 लाख का सोना गिरवी रखते हो, तो आपको समझ जाए 1 लाख रुपया मिलता है। लेकिन अगर आप 1 ही लाख का सोना गिरवी रखोगे, तो आपको कम ही पैसा मिलने वाला है। तो इसलिए बिल्डिंग का प्राइस कम करके उनको पैसा कम मिलने वाला था, जिससे बिल्डिंग बनने में और मुश्किल होती। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने प्राइस भी कम नहीं किया। प्राइस कम करते तो भी उनकी प्रॉब्लम थी, नहीं करते फिर भी प्रॉब्लम थी, तो इसका क्या जाए। तो इसीलिए बहुत सारे लोग उधार मांग रहे थे, और उधार देने के लिए बैंक नहीं था। बैंक क्यों नहीं था? क्योंकि बैंक को मीन्स लग रहा था कि नुकसान हो सकता है। अब तक नुकसान तो हो रहा था, लेकिन अभी क्यों लगा बैंक को कि हाँ भाई अभी नुकसान हो सकता है, अभी मेरे को नहीं देना? वो इसीलिए क्योंकि जो RBI थी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने बैंक से बोला था कि आपके हर साल के जितने भी NPA होते हैं, NPA यानी क्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी ऐसे लोन जो आपने लोगों को दिए और वो लोग आपको इंटरेस्ट या फिर वो लोन वापस नहीं कर पा रहे, उनको हम NPA बोलेंगे। सो RBI ने बोला बैंक से कि आप वो लोन की पूरी लिस्ट हमें दीजिए, आपका हर साल का कितना NPA होता है वो हमें दीजिए। सो बैंक घबरा गए, हाँ भाई ये फिगर RBI को मिल गया तो भाई लोग वाट लगा देंगे, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। सो इसीलिए उन्होंने लोन देना बंद कर दिया या फिर कम कर दिया। ठीक है, लेकिन तभी येस बैंक जैसी बैंक थी जो लोन दे रही थी। ठीक है, सो जिसकी वजह से भी पूरी प्रॉब्लम हो चुकी है, उनका NPA बहुत बढ़ चुका है अभी फिलहाल। ठीक है, वो अलग वीडियो के एक टॉपिक है। ठीक है, सो अब तो इनको पैसा कहाँ से मिलेगा? सो ये तो थी 2015 की बात, लेकिन अभी अभी जाके और थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। तो मीन इसके बीच में 2015 से 2020 के बीच में पैसा कौन दे रहा था?
पैसा दे रहे थे उनको NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, NBFC यानी बैंक नहीं होती है लेकिन ये बैंक जैसा ही काम करती है। सो इन्होंने देखा कि हाँ भाई ये सब इन्वेस्टर लोग, ये सब लोग जो बिल्डर्स लोग पैसा मांग रहे हैं, ये सबको पैसा चाहिए। ठीक है, तो ये सबको पैसा चाहिए और इंटरेस्ट देने को तैयार है, बैंक देने नहीं वाली, तो हम लोग दे देते हैं। ठीक है, अगर सामने से लक्ष्मी आ रही है तो हम क्यों मना करें। ठीक है, तो हम उनको लोन दे देते हैं। तो ये NBFC लोग बहुत ज़्यादा रिस्क उठा के किसी को भी लोन दे देते थे। किसी को भी मीन्स ऐसे जो बिल्डिंग बना रहे थे उनको लोन देते थे, लेकिन बराबर देख नहीं रहे थे कि हाँ भाई ये लोन का बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, इसकी बिल्डिंग की कीमत इतनी होगी कि नहीं होगी, वो सब देखे बिना वो लोन दे रहे थे। लेकिन जब 2019 में अक्टूबर के महीने में ये जो NBFC क्राइसिस आया, जिसको हम NBFC क्राइसिस बोलते हैं, तो जब वो आया तो NBFC हिल गए, NBFC भी कांपने लगे। क्यों कांपने लगे? क्योंकि RBI उसके बीच में भी आ गया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तभी बीच में आया और उन्होंने भी मीन्स हालात को अपने काबू में करने की कोशिश की। वो चाहते थे कि NBFC का जो लोन है, जो गलत लोगों को लोन दिया है, उसका मीन्स पता लगाया जाए और कुछ ना कुछ किया जाए ताकि इसको बचाया जाए, मीन्स देश की इकोनॉमी को बचाया जाए। ठीक है, तो RBI का यही एक एम था और अभी NBFC भी पैसा नहीं दे पा रही थी। सो बिल्डर्स को पैसा नहीं मिल रहा था, उसके वजह से बिल्डर्स ने पहले से जिसको घर बेचा था उनसे पैसा लेके रखा था। अब जिनसे पैसा लिया था उनको मीन्स बिल्डिंग तो बनना रुक चुकी है क्योंकि अभी पैसा नहीं मिल रहा कहीं और से, तो बिल्डिंग बनना रुक चुकी है। और जो आम जनता है, आम जनता का घर का पैसा दे चुके हैं वो लोग, या फिर थोड़ा डिपॉजिट दे चुके हैं। ठीक है, सो अभी वो घर भी नहीं मिल रहा और डिपॉजिट भी चला गया। सो ये प्रॉब्लम आम जनता की है। अभी जनता क्या करेगी? सो इसलिए फिर गवर्नमेंट बीच में आया और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो 25,000 करोड़ का पैकेज देगी। क्यों देगी? रियल एस्टेट सेक्टर को बचाने के लिए, ताकि इस देश का रियल एस्टेट सेक्टर डूबे ना, और ये जो जनता है जिसने घर खरीदने का डिपॉजिट दिया, पैसा दिया, सब दिया, उनका पैसा मीन्स उनको घर मिले। सबको ना मिले लेकिन कुछ बंदों को तो मिले, मीन्स सरकार पे थोड़ा भरोसा तो बन रहा है बंदे लोग का। ठीक है, तो बात अभी यहाँ तक पहुंची कि बहुत सारे प्रोजेक्ट है पूरे देश में जो कि अटके पड़े, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, बहुत एक्स्ट्रा वेगेंट, यानी आप देखोगे तो मीन्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े मीन्स ऐसा हेवन जैसा, मीन्स स्वर्ग के जैसा बनाने वाले थे लोग ये सब बिल्डिंग को, ये सब, तो उसके बहुत पैसा लगने वाला था। और ये सब प्रोजेक्ट अभी फिलहाल बंद है क्योंकि पैसे की कमी है, पैसे मिल नहीं रहे। तो अब क्या होगा इसका? ठीक है, तो अभी सरकार बीच में आएगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप सोचो, ठीक है, तो जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें बहुत सारी बिल्डिंग है जो आधी बनी पड़ी है, कुछ है जो मीन्स पूरी बन चुकी है पूरी तरीके से, लेकिन लोग खरीद नहीं रहे। क्यों? पैसा नहीं है। सो एक ही आपके दिमाग में भी एक उपाय आता है कि उसका प्राइस कम कर दिया जाए ताकि वो लोग खरीद लें और कुछ पैसा है, लिक्विडिटी बने सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ लिक्विडिटी बने ताकि किसी पास पैसा है तो मीन्स थोड़ा थोड़ा करके मशीन चलना चालू हो जाए। ठीक है, लेकिन इसका भी रीजन है कि वो लोग प्राइसेस कम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, और जो रीजन है वो हम आपको इसके अगले वीडियो में देंगे, इसका अगला पार्ट आएगा उसमें देंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस सेक्टर के बारे में, रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि क्या आपको अभी फिलहाल रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी फिलहाल रियल एस्टेट सेक्टर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आप देखोगे तो अगर आप उसको रेंट पे देते हो, भाड़े पे देते हो, फिर भी आपको सिर्फ 2% रिटर्न मिलता है। तो उससे अच्छा आप उस पैसे को या तो FD में लगा दो या फिर इंडेक्स फंड में लगा दो। अगर आपको पता नहीं कि इंडेक्स फंड क्या होता है तो हमने एक वीडियो बनाई इंडेक्स फंड क्या होता है, ऊपर आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें मीन्स इंडेक्स फंड में आपको तकरीबन हर साल का 12 से 13% रिटर्न गारंटी है। ठीक है, ये तकरीबन 30 से 40 साल से इतना रिटर्न मिलते आ रहे हैं अपने को, और आगे भी मुझे लगता है कि मिलता रहेगा। मीन्स एवरेज इतने सालों का कि 30 से 40 साल का एवरेज है कि 12 से 15% रिटर्न का। ठीक है, तो आने वाले सालों में अगर आप चाहते हो कि आपको पैसा लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करना है, 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप इंडेक्स फंड में कर सकते हो। ठीक है, ऊपर लिंक है आई बटन में, ठीक है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो वीडियो। तो मेरे हिसाब से भी आपको रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप चाहो तो स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, उसमें आपको बेसिकली ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हम एक और शॉप देने वाले थे कि क्या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके मिलियनर बन सकते हो। जैसे अभी अमेरिका में यूट्यूबर लोग, जो दूसरे यूट्यूबर लोग हैं दूसरे देश में, वो बोलते हैं। तो हाँ, बन तो सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी जो सिचुएशन है रियल एस्टेट सेक्टर की, वो मीन्स एक मशीन की तरह है, जो मशीन बन चुकी है, लॉक हो चुकी है। ठीक है, जब तक मशीन में तेल नहीं लगता, मीन्स वापिस से चालू नहीं होती, तब तक मेरे ख्याल से आपको ये सब नहीं करना चाहिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और तब तक आप, जब तक रियल एस्टेट सेक्टर में लिक्विडिटी नहीं आती,
जब तक रियल एस्टेट सेक्टर में जो डिमांड है वो बढ़ती नहीं है, तब तक मेरे हिसाब से आपको घर नहीं खरीदना चाहिए और ना ही आपको रियल एस्टेट से मिलियनर करोड़पति बनने के सपने देखने चाहिए। ठीक है, सो आप प्लीज रियल एस्टेट सेक्टर से अभी फिलहाल के लिए दूर रहिएगा, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत कम है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कि आप देख सकते हैं कितना पसीना बन चुका है, इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उस लाइक बटन को दबा दीजिएगा। अगर आपको लगा कि कुछ सीखने मिला आपको, अगर आपको हमारे स्टोरी बताने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।